reservation and access to the inclusion, which is mandated right to scheduled caste and scheduled tribe. By attempting to dilute the rights of scheduled caste and scheduled tribe children, pre-metric scholarship through departmental decision is an open challenge against the preamble of the Constitution. I would like to ask Honourable Minister through you, sir, whether the government has to be reconsider this decision and the SC/ST scholarship will be the given the constitutionally right for the SC/ST students. Honourable Speaker, the scholarship scheme was introduced in 1998. After this scholarship is revised in 13th, 12th and 13, when the scholarship was introduced in 12 and 13, there was scholarship for the SC and ST for 1 to 8. You have not questioned this question. Earlier, since from 10 years, the question was not right. But we have taken a decision, our Prime Minister has taken a decision, we have to solve this problem. All the students have to get the scholarship by DBT model. We use the technology, we use the digital transformation. From all these things, all the students, 90% of students are getting the scholarship from the department. Question number 182, Sri Sunil Kumar Singh. क्या 182 विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत विस्तार से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में सदन में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। परंतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को निधियां जारी कर दी जाती हैं, परंतु राज्य सरकार इसका उपयोग नहीं करती। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार को केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं की राशि जारी की, परंतु झारखंड सरकार इसका उपयोग नहीं कर रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में 19-20 में 4 करोड़ से अधिक रुपए दिए गए, खर्च नहीं किए गए। पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण में लगभग 38 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन व्यय शून्य है। NADCP में 11.5 लाख दिए गए, जिसमें मात्र 5 करोड़ हुआ खर्च। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ऐसी सरकारें जो गरीबों का रहनुमा बनती हैं और जो झारखंड में ठगबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार अगर किसानों का, पशुपालकों का कल्याण न करना चाहे तो क्या भारत सरकार इन राज्यों के किसानों को और पशुपालकों को कोई सीधे लाभ पहुंचाने की योजना पर विचार करेगी क्या? ये माननीय सदस्य ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। कई प्रदेश सरकारों की ऐसी हालत है जो झारखंड भी उसमें शामिल है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसका पूरा यूटिलाइजेशन किया गया हो, और इसी का परिणाम है कि 2018-19, 19-20, 21-22 तक के पैसे अभी तक रुके हुए हैं। इस साल इसी वजह से झारखंड को फंड जारी नहीं कर पाए। चूंकि प्रदेश का विषय है तो समस्या भी है कि डायरेक्ट काम करने की उस समस्या है, चूंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचा प्रदेश सरकार का है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने कुछ नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें हम जो बेनिफिशियरी है, जो किसान है, उसको डायरेक्ट मदद कर सकते हैं। जैसे कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स की स्कीम है, चाहे वो गाय का फार्म हो, चाहे वो भेड़ का हो, बकरी का हो, स्वाइन का हो, या और इस तरह के जितने भी ब्रीड्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, उनमें 50% सब्सिडी। जैसे डेयरी फार्म को खोलना चाहता है तो 4 करोड़ उसकी कीमत होगी, 2 करोड़ की सब्सिडी केंद्र सरकार डायरेक्ट देगी, उसमें प्रदेश सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस तरह से शीप एंड गोट का अगर कोई फार्म खोलना चाहता है तो 1 करोड़ का फार्म होगा, जिसमें 50 लाख की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसी तरह से सुअर के ऊपर है, 1 करोड़ का फार्म होगा, 50-60 लाख का फार्म होगा, 30 लाख की सब्सिडी डायरेक्ट केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा करीब 236 मोबाइल वेटनरी यूनिट झारखंड सरकार को पैसे दिए गए थे, 37 करोड़ 76 लाख रुपए। 6 महीने हो चुके हैं, 16 लाख रुपए एक मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए दिए गए थे। 6 महीने बाद भी एक भी मोबाइल वेटनरी यूनिट जमीन पर नहीं आ पाई है। अब समस्या है कि उसके बाद इन्हें चलाने का खर्च भी करीब 18 लाख रुपए जो 1 साल का होगा, उसमें से 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% प्रदेश सरकार देगी। रोजगार भी होंगे और किसान के द्वार पर जाकर इलाज भी होगा, लेकिन बिना प्रदेश सरकार के सहयोग के एक सीमा है, वहां से आगे हम नहीं जा सकते। माननीय अध्यक्ष जी,
आज देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है, परंतु झारखंड जैसे राज्य में दूध के उत्पादन के बावजूद भी दूध की कमी है और डेयरी विकास की विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार चला रही, परंतु झारखंड राज्य में डेयरी विकास का कोई कदम नहीं उठाया गया है। जैसे गोड्डा में ही ठाकुर गंगटी में 3 करोड़ रुपए दिए गए, 3 साल हो गए। मेरे क्षेत्र चतरा में, चतरा के 2 क्षेत्रों में इटखोरी और हंटरगंज में खुलना था, लेकिन आज तक जो वहां डेयरी काम भी कर रही है वो भी किसानों को ठीक से मेधा डेयरी पैसा नहीं देती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए क्या किसी निजी संस्था या व्यक्तियों को किसी प्रकार की सहयोग देने पर या कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? माननीय सदस्य ने ठीक कहा, झारखंड में कोऑपरेटिव बीमार थी। एनडीडीबी को दिया गया है इसका मैनेजमेंट अब, और एनडीडीबी प्रयास करिए कुछ बेहतर हो। 3 प्लांट नए बने हैं अभी साहबगंज, पालमू और देवगढ़। और जो समस्या गोडा की थी वो निशिकांत दुबे जी यहाँ हैं, शायद ही कोई सांसद इतना प्रयास अपने क्षेत्र के लिए करता हो जितना इन्होंने किया है। इनके कहने के बाद मैंने एनडीडीबी के जो सदस्य हैं उनको बुलाया था, और जब प्रदेश काम नहीं कर रहा है तो मैंने कहा है कि उस जिले के लिए अलग से फंड एनडीडीबी डायरेक्ट मांगे। आप उनके सवाल पूछोगे तो मैं उनके भी जवाब ईमानदारी से दूंगा, आप निश्चिंत रहे इस बात को। जो सब जवाब होगा ईमानदारी से होगा। अभी ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, आप बीजेपी रूल्ड स्टेट के बारे में पूछिए, उनके बारे में बताया जाएगा। तो एनडीडीबी को कहा गया है कि हर जनपद में कुछ नए प्रोजेक्ट, अभी एनडीपी सेकंड का प्रपोजल वर्ल्ड बैंक से एनडीपी सेकंड के बारे में बातचीत चल रही है। एनडीपी सेकंड जब आएगा, एनडीपी फर्स्ट में पैसा दिया गया था, एनडीपी सेकंड में किसी भी सांसद सदस्य के क्षेत्र में अगर कोई कार्य होगा तो एनडीडीबी के द्वारा वो काम करवाया जाएगा। देवजी पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आवारा पशु जो पशुपालन हो रहा है, उस पशुपालन में अध्यक्ष जी एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है, आपको भी ज्ञात होगा। किसान रात भर पहरा देते हैं और अपनी फसल बचाते हैं। यह आवारा पशु वाला विषय आता है किसान के घर से ही, क्योंकि किसान जो गाय घर में बांधता है उसको दूध देने के बाद में उसको छोड़ देता है। और आजकल ये जो शंकर नस्ल की जो गाय है उसके जो बुल है अध्यक्ष महोदय, वो इतने ताकतवर होते हैं और ब्लैक कलर के होने के कारण एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना है कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अभी मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा से सवाल का जवाब दिया, एक थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर भी एक ये समस्या है कि हमारे वहां सरस का जो दूध है वो 20,000 लीटर लेते हैं और हम बनास डेयरी का दूध बनास डेयरी में भरवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बनास डेयरी में 3 लाख लीटर हम दूध दे रहे हैं। तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या राजस्थान के अंदर ये सरस का जो कोऑपरेटिव जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को ठीक करके बनास के जैसा बना के पशुपालन को बढ़ावा दे सके और वहीं पे एक इकाई खड़ी कर सकते हैं क्या? माननीय सदस्य के 2 सवाल हैं, एक तो आवारा पशुओं के बारे में है, तो ये वाकई एक समस्या है। और अब आप खुश हो जाओ, ये हर प्रदेश की समस्या है कि सिर्फ कांग्रेस रूल्ड स्टेट की नहीं है, हमारे रूल्ड स्टेट की भी समस्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक समस्या है बहुत बड़ी, और इसका समाधान के लिए प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। और जहां तक कोऑपरेटिव की बात की, डेयरी कोऑपरेटिव की, राजस्थान में कुछ प्रदेश जिलों में कोऑपरेटिव बड़ा अच्छा काम कर रही है और लगातार केंद्र सरकार से उन्हें सहयोग मिलता भी है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में समस्या है तो हमारे पास एक ही माध्यम है कि एनडीडीबी को उनका मैनेजमेंट दे दिया जाए। अगर प्रदेश सरकार से किसी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक के बारे में ये बात आएगी कि यहाँ कोऑपरेटिव फेल है, तो हम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो एनडीडीबी के माध्यम से वो बनवा सकते हैं, या डायरेक्ट उनका मैनेजमेंट जो कोऑपरेटिव उसको एनडीडीबी को दिया जा सकता है। प्रदेश सरकार से अगर इसमें रिक्वेस्ट करेगी तो सांसद महोदय हमारी रिक्वेस्ट करें तो ये हो सकता है। सिंह। थैंक यू स्पीकर साहब, क्योंकि मंत्री जी आप हरियाणा पंजाब देश वाले भी पर ये यूपी का जिहड़ा हिस्सा है जानते आ, बंदे भी इत्थे पूरे लठबाज हमेशा तैयार रहंदे आ, ते जिहड़े जानवर ने ये एरिया वो भी बहुत खास ने। ते सर जे मैं पंजाब की गल करां ते तुसीं पंजाब नूं जे देखो ते जिन्हों मझ कहंदे आ, भैंस कहते हैं, जे तुसीं ओदी सानू ब्रीडर दी जिम्मेवारी पंजाब नूं दओ
ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ 8.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲਾਏ ਤੇ 6 ਕਿਲੋ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ माननीय मंत्री जी, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਟ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਕਰੀ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਓ मंत्री जी, मंत्री जी, मैं कह रहा 5 किलो 150 ग्राम, आपस में बातचीत 5 मत किलो करो, 150 ग्राम। आपस में बातचीत। माननीय मंत्री जी जवाब दो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। माननीय सदस्य का सवाल पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये ठीक है कि जो इनका था कि बकरी बाकी पंजाब में ऐसी हैं कि जो 5 लीटर तक दूध देती है, और खुशी की बात यह बकरी किसान के पास है, सरकार के पास के बजाय किसान की बकरी ज्यादा दूध देती है सरकारी बकरी से। और मैंने पहले भी बताया कि ब्रीडिंग फार्म की स्कीम लाई गई है। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जितने भी भैंस के ब्रीडिंग फार्म करवाना चाहते हैं, 2, 4, 5 मेरी तरफ से माननीय मंत्री जी, सरकार की बकरी भी होती है क्या? पंजाब सरकार की बकरी से ज्यादा दूध वहां के किसान की बकरी देती है। तो बकरी का ब्रीडिंग फार्म हो या बफलो का ब्रीडिंग फार्म हो, अब ये डायरेक्ट किसान के लिए कर दिया हमने। और अगर किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को भी ब्रीडिंग फार्म्स के लिए पैसा चाहिए तो आप प्रपोजल भिजवाइए, आपका प्रपोजल 1 महीने के अंदर यहाँ से पास होगा। आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 183, श्री तेजस्वी सूर्या। क्वेश्चन नंबर 183 पटेल पर रख दिया गया। सर, साइबर क्राइम्स आजकल बढ़ रहा है और साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन में जो रीजनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ये दिक्कत होते है कि अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में ये क्राइम एक्सटेंड होता है, एंड मल्टीपल jurisdictions also involves international jurisdictions. So when there is an FIR filed, say in Karnataka, the crime or the crime may have taken place in Karnataka, but the multinational company may not have its headquarters in India. इससे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बहुत दिक्कत होता है टू परस्यू द केस। सो मुझे मंत्री जी से पूछना है, इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरिंग bringing in any legislation with the consultation of international agencies so that investigation and conviction of these crimes can be more effective? The second question as a part of this is, I4C के बारे में उल्लेख किए हैं in the written answer. I4C is a very good initiative, but what is the conviction rate? जितने कंप्लेंट्स साइबर क्राइम्स रजिस्टर हो चुके हैं और जितने कन्विक्शन हो चुके हैं, इसके बारे में मंत्री जी भी ध्यान देना, ये मेरा निवेदन है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर स्पेस आजकल सीमाहीन हो गया है। जिस तरह से इंटरनेट सस्ता है, लोगों की उपयोगिता बढ़ी है और किसी तरह का अभी कानूनी हस्तक्षेप विधिवत साइबर स्पेस पर नहीं है, जिसकी वजह से अधिक उपयोग करने के कारण साइबर क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं। जहां एक तरफ इसके सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, वहीं तकनीकी खामियों का, कुछ कानूनी खामियों का और बॉर्डरलेस होने के कारण
अलग अलग तरह से अपराधी भी उसका टेक्निक से उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कई जगह पर प्राइवेट इंटरनेट की भी सुविधा अपराधी लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर नियंत्रण स्थापित करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ये लोग, हमारा जो भारत का संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में साइबर अपराधों के साथ साथ सभी अपराधों के लिए प्रदेश सरकार की जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, वहाँ की पुलिस होती है, उसको कार्रवाई करने का अधिकार है। वो वहाँ पर सूचना हम देते हैं, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन के माध्यम से वहाँ पर जो भी परिणाम कोर्ट में आते हैं उसके लिए वो उत्तरदायी है। लेकिन चूंकि ये बॉर्डरलेस है और इस तरह का इसमें एक स्थिति बन गई है जहाँ पर चुनौतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अगर हम इसको सीमाओं में बांधेंगे तो निश्चित रूप से ये अधिकतम बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती विश्व के सामने उपस्थित होने वाली है। इस दृष्टि से गृह मंत्रालय ने इसमें चर्चा की और 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद 2015 में हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करना और उसके साथ साथ देश के बाहर भी अगर कोई अपराध होता है उसके साथ भी हम समन्वय स्थापित कर पाए, इसके लिए हमने I4C ये हमने उसको बनाया और उसके माध्यम से, जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में जैसे कोई अपराध होता है, तो ये एक वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने I4 के जो हमारा कोऑर्डिनेशन का ही मुख्य रूप से काम करता है, तो अलग अलग हमने 7 क्षेत्रों में अपने देश को बांटा है, जिसमें 7 क्षेत्रों के लिए हमने 7 टीमें बनाई है, जिसमें मेवात एक सेंटर बनाया है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा है। जामतारा में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। अहमदाबाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। हैदराबाद जो क्षेत्र है उसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। चंडीगढ़ ऐसे 5वां है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र है, पंजाब, हिमाचल, ऐसे अलग अलग हमने बांटे हैं। विशाखापट्टनम हमारा 6ठा है और 7वां गुवाहाटी है, जहां उन्होंने ये पूछा है कन्विक्शन रेट के विषय में। इसका चूंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा, लोक व्यवस्था और संविधान की अनुसूची के अनुरूप इसमें प्रदेश की सरकारों को ही निर्णय करना होता है, वही वहां पर जाकर के जो कोर्ट में आदेश होता है उनसे उनको जानकारी। सर, जिस I4C के बारे में मंत्री जी ने उल्लेख किए, ये अलग अलग रीजनल सेंटर्स में है, पर हर स्टेट में एक I4C का यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न ये है कि ये I4C को हर रीजनल सेंटर से बढ़कर हर स्टेट लेवल तक ले जाने में कुछ योजना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, I4C ये प्रमुख रूप से गृह मंत्रालय ने जो हमारी चुनौतियां हैं उनको देखते हुए प्रदेशों के साथ समन्वय बनाने के लिए किया है। उसके लिए हमने पूरे देश में जहां उसको जोन्स में बांट करके टीमें बनाई हैं, वहीं हमने I4C के अंतर्गत जहां प्रदेशों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से थानों में साइबर उपकरण खरीदने के लिए हम उनको पैसा दे रहे हैं। उसके साथ साथ उनके अधिकारियों का प्रशिक्षण भी हम NCRB के माध्यम से कर रहे हैं और उसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अलग से हमने फंड बनाया है। I4C के माध्यम से हमने राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट बनाई है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, राष्ट्रीय साइबर अपराध इकोसिस्टम प्रबंधन यूनिट है, संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम है, राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशालाएं भी हमने बनाई है। इसके माध्यम से हमने 542 प्रयोगशालाएं भी बनाई है और उसके अलावा हम लोगों को वॉलंटियर के तौर पर भी कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी भी हमने बनाई जिसमें फोरेंसिक से संबंधित, अहमदाबाद में वो यूनिवर्सिटी बन गई है जिसमें 9 कोर्स हम फोरेंसिक से संबंधित चला रहे हैं, जिसके प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी जो मानव बल की उपयोगिता है उसके सापेक्ष हमको मानव बल उपलब्ध हो सके। प्रताप सिन्हा जी। Thank you, Speaker sir. I have a similar question. By its very nature, cyber crimes involve cross-border transactions. But the authorities which are dealing with these kind of crimes are under the control of respective state governments. So it is very difficult for the authorities to apprehend the
fraudsters impersonating identities and committing crimes, sir. So my question to the Honorable Home Minister is, what measures have been taken by the government to help policemen tackling cyber crimes, and how many such personnel have been trained so far? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये विषय प्रदेशों का है और माननीय सांसद जी ने भी उसको स्वीकार किया है, लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय की बात है, गृह मंत्रालय ने उसमें कई इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने 2014 में जो हमने कमेटी बनाई, उसके बाद हमने 2 अलग से डिवीजन भी बनाए हैं, CIS और महिला सुरक्षा डिवीजन बनाए, और उन दोनों डिवीजन्स के माध्यम से हमने प्रदेशों को जहां एक ताकत देने का काम किया है, वहीं अलग अलग तरीके से हमारा यह भी प्रयास रहा है कि हम केंद्र सरकार में एडवाइजरी और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से संघ और राज्य क्षेत्रों की क्षमता वृद्धि और उनके साथ साथ उनको एडवाइजरी। कल्याण बनर्जी जी, एक मिनट सर, ये पूरा हो जाए इनका। अब आप बहुत लंबा जवाब दे रहे हैं ना, आप शॉर्ट में जवाब देना। अच्छा, 60 में दे दीजिए, ये 60 वाला दे दीजिए। आप कल्याण बनर्जी का जवाब देना। आप बहुत that it is an undisputed fact that every day there is a sharp increase of the cyber crimes all over the India. Forget about all over the India, it is going beyond the India also. Now, to my mind, what I have seen is that there is really there is proper training have not been given to any of the states, to any officers, even in the central level, there is no proper trained officers are there to detect this cyber crime. Apart from that, there is a failure to make any public prosecutor in cyber crime, specialist in cyber crime. That's a great difficulty. That's the reason there is no prosecution is not going on, conviction is not being made, and it is not being detected. My question before the Honorable Minister is this, that whether the central government is thinking to provide appropriate trainings for the police officers, either in the states or the central governments, in which are the levels, to make a appropriate training to detect cyber crimes. देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने प्रश्न पूछा है सांसद जी ने, मैंने पहले ही कहा कि ये स्टेट का विषय है और स्टेट को हम प्रत्येक तरह की सहायता देते हैं। जिस तरह से हमने I4C अपने देश स्तर पर हमने साइबर क्राइम में कोऑर्डिनेशन के लिए एक सेंटर स्थापित किया है, वैसे ही अगर प्रदेश चाहते हैं स्टेट 4C अगर वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आर्थिक मदद भी करते हैं और उनको प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। जहां तक गृह मंत्रालय का विषय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने 2 डिवीजन बनाने के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए और कई पोर्टल ऐसे बनाए हैं, और उसके साथ साथ प्रदेश के जो हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, वहां पर नोडल अधिकारी भी हमने बनाया है। प्रदेश का वहाँ पर जो अधिकारी है वो भी साइबर अधिकारी देश के लोगों को, एक मिनट, सभी देश के लोगों को बताओ कि ऑनलाइन सिस्टम है जिस पर आप नंबर दें ताकि कोई भी फ्रॉड हो तो पता चल जाए। बता दो, 1930 है, साइबर क्राइम पोर्टल है, और उसके साथ साथ प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं तो हमने NCRB के तहत गृह मंत्रालय प्रशिक्षण देने का भी काम करता है, जिसमें 27,900 प्रदेश के 27,900 अधिकारियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 7,300 लोगों को अभी तक हम सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, ये कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स में साइबर अटैक के चलते करोड़ों हमारे जितने डाटा थे सब लूट हो चुके हैं, और इसका तार चीन से जुड़े हुए हैं, हांगकांग से चीन से जुड़े हुए हैं। तो अब तक जो तफ्तीश हुए हैं वो तफ्तीश का नतीजा क्या निकला, और अगले तारीख इस तरीके की साइबर अटैक रुकने के लिए माननीय मंत्री जी, आप जैसा दफ्तर जो डिजिटल इंडिया की बड़े तरफदारी करने वाले सरकार सदस्य को बताना चाहता हूं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम्स में सूचना और कंप्यूटर सिस्टम का एम्स द्वारा स्वयं प्रबंध किया जाता है। दिनांक 23/11/2022 को जब ये साइबर सुरक्षा की घटना हुई, उन्होंने हमको सूचना दिया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई टीम ने घटना का मूल्यांकन किया। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार अनुचित नेटवर्क विभाजन के कारण अज्ञात खतरे वाले तत्वों द्वारा एम्स में जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क था उसके सर्वर में छेड़छाड़ की गई थी, जिसको अब ठीक कर लिया गया है। और CERT-in और अन्य हितधारक संस्थाओं ने आवश्यक जो उसमें रेमेडी चाहिए उसके लिए उपायों की सलाह भी दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने साइबर हमले की घटना के संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में प्राथमिकी संख्या 349/22 दर्ज कराई है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कानून के तहत जो उपलब्ध कानून साइबर क्राइम के लिए है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 184। सभापटल में रख दिया गया। Sir, earlier the attendance of the Manrega workers are marked by the mate in the muster roll sheet at the work site. But now the system has changed. A new software has been developed known as NMMS. The rural poor workers have no technical knowledge to handle this, and they are facing difficulty in marking attendance in NMMS software. Most of the works are in the rural area where there is no internet coverage. So this vicious circle results in the losing of the wages of the workers. So whether the government makes facility to edit the attendance. तो समय हो जाएगा आपका। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, इस तकनीक के बारे में हम FTO जारी करते हैं और विशेष तौर से बहुत आसान तरीका है। हमने पिछले समय जिस प्रकार की व्यवस्था थी, हमने 1 अप्रैल 2021 में जो व्यवस्था पहली थी और ये सारे जो परिस्थितियां अभी निर्मित हुई, खास तौर से जो हमारे ST/SC जो वर्ग है, अन्य श्रेणी के जो वर्ग है, परियोजना एक है और उसको जो हम अनुदान देते थे और उसमें थोड़ी विसंगति केवल पेमेंट के विषय को लेकर आती और इसीलिए हमने पुनः जो व्यवस्था थी उसको हमने लागू किया है। Second, sir, for the material components Manrega work, usually the vendors are supplying the materials, but sometimes the vendors are not supplying the materials in time. The stoppage of the materials are hence resulting the delay of the payment. It is finally affecting achieving 100 man days, and the workers are not getting job opportunity. So whether the government has any schemes to rectify such situations. अध्यक्ष महोदय, हमने इसको बहुत आसान किया है और मैं ये कह सकता हूं कि इस समय इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, ये जो 60-40 का जो रेशो है, हम जिलों को भी कहते हैं कि इसका पालन होना चाहिए। जो नियम हमने बनाया है उस नियम का पालन होना चाहिए। 60-40 मजदूरी वेजेस पर 60% और 40% पक्के काम के लिए, इस प्रकार की व्यवस्था की है और अगर कोई नई व्यवस्था आएगी तो हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। Thank you. Sir, I fully support the question posed by Sri Benny Behnan. The problem is 40% is for the material component. Unfortunately, the payment is not being given. That is why none of the vendors are now taking the works. And also, I would like to know from the Honorable Minister, it is a demand-driven project. Whether the Finance Minister also last day replying to the SDG has stated in the Houses that there is no demand. Why there is no demand, there is no scheme? Because whether the government would consider cattle workers, traditional industrial workers within the purview of Manrega. Specific question, please answer, sir. अध्यक्ष महोदय, ये इसके लिए हमने कुल जो सृजित रोजगार हैं, जो मानव दिवस होते हैं, ऐसे 210 करोड़ रुपए हमने जारी किया है और कुल मिलाकर के जो धनराशि है 63,000
76.68 करोड़ रुपए और कुल पूरा अगर देखेंगे तो 68 लाख रुपए हमने जारी किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत, अगर वहाँ की डिमांड है उस डिमांड के आधार पर काम करते हैं और इसको मेंटेन करना ये उससे राज्य और वहाँ की जिले की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था है, अगर नई व्यवस्था होगी तो जरूर हम इसके बारे में आगे काम करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। आइटम नंबर 2, यस आई विल अलाउ यू डिरोर। आइटम नंबर 2, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित क्रम संख्या 1 पर दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ जो निपटम, कुंडली और तंजावर से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3, श्री कृष्णपाल। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री रामदास अटावले। Respected, lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, श्री नित्यानंद राय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी के नाम के सामने उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी सुश्री शोभा करांजलाजे की ओर से लोकसभा में आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री अजय कुमार। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, श्री प्रतिभा भौमिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 10, डॉक्टर एल मुरुगन। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 10 of today's revised list of the business. Thank you. आइटम नंबर 11, श्री निश्चित प्रमाणिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची 11 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए दस्तावेज को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12, श्री निहाल चंद चौहान। का एक प्रतिवेदन संख्या 18-19-20 उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेलो इंडिया योजना के तहत हिंदी और अंग्रेजी का संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। 3, श्री संतोष कुमार गंगवाल। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 18वें प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 14, श्री किरीट सोलंकी। Honorable Speaker, sir, I rise to present a copy each of 20th and 21st reports, Hindi and English version of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe 2022-23 listed against my name at the serial number 14 in today's order paper. Thank you.
श्री जयप्रकाश। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्न 2 प्रतियोजना हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। नंबर 1, विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2022-23 संबंधी 25वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित समिति की 31वां प्रतिवेदन। नंबर 2, विद्युत प्रशुल्क नीति की समीक्षा, देश भर में प्रशुल्क संरचना में एक रूपता की आवश्यकता विषय संबंधित 26वें प्रतिवेदन। 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित समिति का 32वां प्रतिवेदन। धन्यवाद। आइटम नंबर 16 श्री पीसी गद्दीगोदर। Copy each of the 43rd, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50 reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 as listed against my name at serial number 16 in today's list of business. Item number 17 श्री पीसी गद्दीगोदर। With your kind submission, I rise to lay a copy of the statement, Hindi and English versions, showing further action taken by the government on 33rd report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 21-22 as listed against my name at serial number 17 in today's list of business. Item number 18 श्री बी मेहताब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 18 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 38वां, 39वां और 40वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 19 श्री राम मरगनी भरत। Sir, with your permission, I rise to lay on the table the each of 333, 334, 335 and 336 reports of the Standing Committee, Transport, Tourism and Culture listed against my name, serial number 19 in today's order copy. Order Item number 20 श्री राजीव रंजन सिंह जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध मेट्रो परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक मूल्यांकन विषय पर विभाग से संबंध आवासन और शहरी कार्य संबंधी अस्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 21 श्री राजीव रंजन सिंह। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि विषय के समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विभाग से संबंधित आवासन और शहरी कार्य संबंधी अस्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा। आइटम नंबर 22 श्री परबत भाई पटेल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 22 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 23 श्री कृष्णपाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 23 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 303वें, 309वें एवं 314वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 24 श्री अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
With your permission, I want to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 22nd report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj on demand for grants 2022-23 pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development. Thank you, sir. Item number 25, Sri Narayan Rane. माननीय अध्यक्ष महोदय कि कर उद्योग नियम 1954 के नियम 4 के उपनियम 1 के खंड ई और नियम 5 के उपनियम 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे कर उद्योग अधिनियम 1953 के अन्य उपलब्धों तथा उनके अधीन बनाने गए नियमों के अध्ययन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अवधि के लिए कर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने से 2 सदस्य निर्वाचित करें। माननीय प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 26 श्री अमित शाह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य अर्थात श्री चंद्र प्रकाश जोशी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री परबत भाई सवाभाई पटेल, श्रीमती पूनमबेन हेमंत भाई माडम, श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स, श्री अन्ना साहेब शंकर जोल्ले, डॉक्टर निशिकांत दुबे, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्री विजेंद्र सिंह, श्रीमती जसकौर मीना, श्री रामकृपाल यादव, श्री ढाल सिंह बिसेन, श्री सुरेश कोडिकुन्निल, श्री मनीष तिवारी, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, श्री कल्याण बैनर्जी, श्री कृष्ण देवरायलु लाऊ, श्री हेमंत श्रीराम पाटिल, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री चंद्रशेखर साहू, श्री गिरीश चंद्र और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का 1/3 होगी। समिति इस सभा को बजट सत्र 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी। अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधित नियम ऐसे परिवर्तनों रूपभेदों जो अध्यक्ष जी करे इसके साथ लागू होगी और यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इस सभापति के रूप में नियुक्त करेगी। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभी स्टेक होल्डरों को बुलाते हैं, आपकी भी सलाह लेंगे, आप निश्चित रहें, सबकी सलाह लेंगे। माननीय सदस्यगण, देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा में श्रीमती हर्षमिता कौल बादल, श्री पीवी मिथुन रेड्डी, श्री गुरजीत सिंह ओजला के नाम से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध है। विषय के मत को देखते हुए और कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर बोलने की इच्छा प्रकट की है। उनका सुझाव था कि चूंकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के प्रारूप में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैं सदन की सहमति से सूचीबद्ध इस चर्चा को नियम 193 अधीन चर्चा में परिवर्तित कर रहा हूं, ताकि अधिकाधिक सदस्यों को इसमें
भाग लेने का अवसर मिले। मुझे आशा है